हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग सेशन। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 के वीडियो क्वेश्चंस एंड आप हमारा लर्निंग सेशन IBF एग्जाम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपको हमारे सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज के बारे में पता चल सके और आप हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स के लिए हमारा टेलीग्राम कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम जल्दी से अभी क्वेश्चन करेंगे चैप्टर नंबर 4 के। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। Why did Basel Committee on Banking Supervision publish its 1988 statement on prevention of criminal use of the banking system for money laundering? तो बेसल कमेटी जो था उसने 1988 में प्रिवेंशन ऑफ क्रिमिनल यूज ऑफ बैंकिंग सिस्टम के अगेंस्ट स्टेटमेंट क्यों इशू किया था? उसका रीजन क्या था? नंबर 1, टू स्ट्रेंथन द compliance function within bank. Number 2, to prevent bank from being exploited by criminal element, thereby avoiding reputational risk. To introduce a standardized customer due diligence process across all jurisdiction, or to establish international cooperation mechanism amongst regulatory bodies. तो हमारे मनी लॉन्ड्रिंग का लेकर जितने भी अब तक रूल्स रेगुलेशन हमने देखे हैं उन सब में ये सारी चीज़ें हमारा क्या रही है, मेन एक पर्पस रही है कि हमें क्या करना है, बैंकिंग कंप्लायंस स्ट्रॉन्ग करनी है, हमें क्रिमिनल एलिमेंट को एक्सप्लॉइट करना है, हमें कस्टमर की ड्यू डिलिजेंस को स्ट्रॉन्ग करना है। बट बेजल कमेटी का मेन पर्पस क्या रहा था कि बैंक को रोका जा सके फॉर फ्रॉम बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय क्रिमिनल एलिमेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द 1997 BCBS बेजल कमेटी के जो कोर प्रिंसिपल हैं फॉर इफेक्टिव बैंकिंग सुपरविजन इवॉल्व इन रिलेशन टू KYC पॉलिसी? तो KYC के रिलेटेड उन्होंने अपनी पॉलिसीज को कैसे इवॉल्व करा था कि इट स्टार्टेड जब बेजल कमेटी आई थी तब उन्होंने 25 प्रिंसिपल्स दिए थे, बट उन्होंने फिर फर्दर उसको क्या कर दिया था, 29 प्रिंसिपल कर दिए थे जिसमें उन्होंने KYC को भी इंक्लूड किया था। नाउ it initially emphasized customer identity verification and later included transaction monitoring as part of KYC. तो ऐसा नहीं किया था उन्होंने, मतलब 29 प्रिंसिपल करके उन्होंने क्या किया था, KYC को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? व्हाट वाज द प्राइमरी मोटिवेशन बिहाइंड BCBS 2002 गाइडलाइन ऑन शेयरिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड बिटवीन जुरिस्डिक्शन इन द फाइट अगेंस्ट टेररिस्ट फाइनेंसिंग? तो जब उन्होंने गाइडलाइंस लाई टेररिज्म फाइनेंसिंग के अगेंस्ट फाइट के लिए, तो उसमें फाइनेंशियल रिकॉर्ड शेयर करने के पीछे क्या मोटिवेशन थी? तो ऑप्शन नंबर ए, इंश्योरिंग दैट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिमेन कॉन्फिडेंशियल, फैसिलिटेटिंग स्मूथ मूवमेंट ऑफ इंटरनेशनल कैपिटल फ्लो, ऐसा कोई पर्पज नहीं था, स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड इम्प्रूविंग इंफॉर्मेशन शेयरिंग मैकेनिज्म, ये आपका राइट आंसर है, एंड इनहेंसिंग बैंक प्रॉफिटेबिलिटी, नो, प्रॉफिटेबिलिटी का कोई हमारा फोकस नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट वे डिड 2014 BCBS पेपर ऑन साउंड मैनेजमेंट ऑफ रिस्क रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म इनहैंस फाइनेंशियल सुपरविजन? तो 2014 में जो पेपर उन्होंने लाया था उसके थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग साउंड मैनेजमेंट रिस्क को कैसे उन्होंने एड्रेस किया था, उसमें क्या? बाय कंसोलिडेटिंग व्हाट, BCBS पब्लिकेशन ऑन कस्टमर ड्यू डिलिजेंस एंड KYC रिस्क मैनेजमेंट। तो इस पेपर के थ्रू उन्होंने KYC रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताया था और ड्यू डिलिजेंस के बारे में बता के मनी लॉन्ड्रिंग से फाइट करने में हेल्प करी थी। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं आप। व्हाट आर द की मेजर्स दैट FATF रिक्वायर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू इम्प्लीमेंट टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग विया कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग? तो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग के थ्रू जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी उसको रोकने के लिए FATF ने क्या मेजर लगाने के लिए बोला बैंक्स को कि आपको क्या करना होगा, इंश्योर करना होगा कि कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक के पास क्या है, हैव कंडक्टेड ड्यू डिलिजेंस ऑन देयर कस्टमर, कि उन्होंने अपने कस्टमर के ऊपर क्या करी है, ड्यू डिलिजेंस कंडक्ट अच्छे से करी है। इस तरह से आप क्या करोगे, इंश्योर करोगे कि मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट किया जा रहा है। देन क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि what was the significance of FATF's 2012 revised recommendation on AML? तो 2012 में FATF ने जो रिवाइज्ड रिकमेंडेशन इशू करी थी उसका मेन सिग्निफिकेंस क्या था कि उन्होंने अपनी ओरिजिनल 40 रिकमेंडेशंस तो थी, प्लस उन्होंने क्या करा, 9 स्पेशल रिकमेंडेशन। जब हम पढ़ भी रहे थे FATF तो वहाँ पे हमने कैसे पढ़ा था, 40 + 9,
तो इसका मतलब क्या कि ओरिजिनली 40 थी, फिर प्लस उन्होंने 9 स्पेशल रिकमेंडेशन भी दी, जिससे क्या किया, स्ट्रेंथनिंग फाइनेंशियल क्राइम प्रिवेंशन। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एफएटीएफ रिस्क बेस्ड अप्रोच टू एएमएल। तो एफएटीएफ ने क्या बोला था कि आप रिस्क बेस्ड अप्रोच लेके चलो, आप देखो कि हर सेक्टर में कितना रिस्क बनता है, कंट्री लेवल पे, कस्टमर लेवल पे, सेक्टर लेवल पे कितना रिस्क बनता है, एंड उस हिसाब से आप क्या करो, फिर एएमएल के आप अपने एक्शंस को क्या करो, स्ट्रॉन्ग करो, राइट। तो हमें ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट है जो फंडामेंटल प्रिंसिपल के साथ अग्री करती है ऑफ एफएटीएफ। तो ऑल कस्टमर शुड बी ट्रीटेड विद सेम लेवल ऑफ स्क्रूटनी, नहीं, रिस्क बेस्ड में क्या बोल रहे हैं, जितना रिस्क है उस हिसाब से आप स्क्रूटनी करो। इनहेंस ड्यू डिलिजेंस शुड बी अप्लाइड व्हेन अ ट्रांजैक्शन एक्सीड प्रीसेट थ्रेशोल्ड लिमिट, ये भी नहीं है। देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शुड असेस एंड मिटिगेट रिस्क बेस्ड ऑन द नेचर एंड प्रोफाइल ऑफ द कस्टमर, ये ड्यू डिलिजेंस कब होगी जब आप ट्रांजेक्शन बेस्ड लेकर चल रहे हो, जब आप ट्रांजेक्शन क्या कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, बट यहाँ पे हमने पहले रिस्क को करना है बेस्ड ऑन द कस्टमर। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। देन आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, हाउ डज एफएटीएफ डिफाइन कस्टमर ड्यू डिलिजेंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कस्टमर ड्यू डिलिजेंस को किस तरह से डिफाइन करते हैं, अ वन टाइम वेरिफिकेशन ऑफ कस्टमर आइडेंटिटी। तो वन टाइम वेरिफिकेशन क्या हो गया हमारा, केवाईसी हो गया, उसमें हमने ड्यू डिलिजेंस तो नहीं करी, राइट। देन आता है a process of identifying and verifying customer identity, understanding their financial activity and associating risk on a ongoing basis. Now this is your key answer कि ड्यू डिलिजेंस आप वन टाइम नहीं करते हो, आप उसको क्या करते हो, ऑनगोइंग बेसिस के ऊपर करते हो, ताकि इन फ्यूचर भी अगर कोई रिस्क अराइज होता है मनी लॉन्ड्रिंग का, उसको हम एड्रेस कर पाए। अ मैंडेटरी प्रोसेस दैट अप्लाई ओनली टू कस्टमर इंगेज इन क्रॉस बॉर्डर, ये भी गलत है, हम सभी कस्टमर के ऊपर करेंगे जहाँ पे रिस्क हमें लग रहा है। और सिंप्लीफाइड वेरिफिकेशन प्रोसेस एप्लीकेबल ओनली टू कस्टमर विद अकाउंट, ये भी नहीं है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू एफएटीएफ रिकमेंडेशन व्हाट शुड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टर्मिनेट, when should financial institution terminate a relationship with customer due to inadequate customer ड्यू डिलिजेंस। तो हमने ये पढ़ा था कि बैंक्स को क्या करना होगा, अगर आपका कस्टमर की आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं हो पा रही, देन आपको क्या करना होगा, उस कस्टमर रिलेशनशिप को एंड करना होगा, क्योंकि अगर अनोनिमसली क्या हो रहा है, हमारे एक्टिविटीज हो रहे हैं कस्टमर के अकाउंट में, देन यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग का रिस्क क्या है, ज़्यादा रहता है। तो ये कब करना होगा, व्हेन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू वेरीफाई कस्टमर आइडेंटिटी, अंडरस्टैंड देयर नेचर ऑफ बिजनेस और असेस रिस्क, जब उसके लिए पॉसिबल नहीं है इसमें से कुछ भी करना, तो आपको क्या करना होगा, कस्टमर रिलेशनशिप को एंड करना होगा। Question number 10. What is the main purpose of FATF's mutual evaluation report for member country? Mutual evaluation क्या था कि FATF में के जितने भी member countries हैं वो एक दूसरे की क्या करेंगे, peer review करेंगे। peer review में वो देखेंगे कि इनका AML का framework कैसा और किस तरह से उसको better किया जा सकता है। तो ऑप्शन क्या कह रहा है, टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रीज AML framework and compliance with FATF recommendation, yes. To rank countries based on their economic performance, no. To regulate the internal governance of financial institution in member country, regulate नहीं करता, evaluate करता है, right. regulation और evaluation में फर्क होता है। To issue penalties to countries that fail to implement FATF standard, तो पेनल्टीज तो वो इशू नहीं करता, बट वो क्या कर देता है, उसको ग्रे एरियाज या ब्लैकलिस्ट कंट्री में क्या कर देता है, डिक्लेयर कर देता है। तो ऑप्शन राइट आपका क्या हो गया, ए। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इज नॉट इंक्लूडेड इन एफएटीएफ रिकॉर्ड कीपिंग रिक्वायरमेंट। रिकॉर्ड कीपिंग रिक्वायरमेंट में कौन सा एस्पेक्ट नहीं इंक्लूडेड है। ऑप्शन क्या क्या है यहाँ पर हमारे पास, हमने जब भी रिक्वायरमेंट पढ़ी तो क्या हमने वहाँ पे कोई मॉनेटरी लिमिट पढ़ी थी, नहीं, तो यहाँ पे सीधा ही जब हमें मॉनेटरी लिमिट पड़ेगी तो हमें पता लग गया कि ये तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। दिस इज योर राइट आंसर। बाकी हम ऑप्शन देख लेते हैं। मेंटेनिंग कस्टमर ड्यू डिलिजेंस फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स, यस 5 ईयर्स तक आपको रखना है, और ये चीज़ बहुत अच्छे से याद भी रखनी है कि टाइम लिमिट क्या है, 5 ईयर्स, ओके। देन कीपिंग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड फॉर एटलीस्ट 5 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन, यस सेम चीज़ होगी।
सेम नहीं होगी, डिफरेंट होगी। ये ड्यू डिलिजेंस का हो गया, ये ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड हो गया। देन इंश्योरिंग दैट रिकॉर्ड्स आर सफिशिएंट टू रिकंस्ट्रक्ट इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन इफ नीडेड। यस, यही तो हमारा पर्पस है ना, कि हम जब बैकडेट पे जाके इन्वेस्टिगेशन करें तो हम क्या कर सके, ट्रांजेक्शन को समझ पाए। तो दिस इज राइट, तो यहाँ पर ये हो गया, दिस इज नॉट द एस्पेक्ट ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग रिक्वायरमेंट्स। देन आता है क्वेश्चन नंबर 12 की प्राइमरी कंसर्न रिगार्डिंग शेल बैंक अंडर एफएटीएफ। तो शेल बैंक का मेन कंसर्न क्या था कि कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती, कोई इनके ऊपर रेगुलेटरी ओवरसाइट नहीं होता, इसलिए वहाँ पे क्या हो सकते हैं, क्राइम्स ज़्यादा हो सकते हैं, क्रिमिनल के लिए वो क्या हो सकती है, एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो ऑप्शन ए। देन शेल बैंक फैसिलिटेट इकोनॉमिक ग्रोथ, नो, दे डिमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एक तरह से बाय प्रमोटिंग मनी लॉन्ड्रिंग। रिड्यूस कॉस्ट ऑफ इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांजेक्शन। शेल बैंक इम्प्रूव फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ अंडर बैंक पॉपुलेशन, ये भी गलत है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, in context of FATF recommendation, which of the following statement is true regarding थर्ड पार्टी रिलायंस इन कस्टमर ड्यू डिलिजेंस। तो हमने देखा था कि थर्ड पार्टी रिलायंस जब आप करते हो कस्टमर की ड्यू डिलिजेंस के वक्त, वहाँ पे भी आपको रिकमेंडेशंस दी गई थी, क्योंकि आप हर किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हो, आपको एक रिलायबल सोर्स को देखना होगा। तो उसके लिए उन्होंने क्या करी थी, रिकमेंडेशन आपको दी थी। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या है, अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन फुली आउटसोर्स सीडीडी। तो फुली आउटसोर्स आप कभी भी नहीं कर सकते हो। देन क्या होगा, आपका डेटा जो है वो रिलायबल नहीं होगा। अगर आप थर्ड पार्टी के ऊपर रिलाय कर भी रहे हो, तो क्या बोला था कि आप उनकी इन्फॉर्मेशन यूज करो, बट आप जिम्मेदारी लो कि अल्टीमेटली आप रिस्पॉन्सिबल हो उस इन्फॉर्मेशन को यूज करने के लिए। तो वही कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अल्टीमेटली रिमेन रिस्पॉन्सिबल। तो ये मेन पर्पस था। थर्ड पार्टी रिलायंस प्रोहिबिट नहीं करी गई है, बट बोला कि आप यूज करो, बट फिर आप ब्लेम नहीं कर सकते कि मैंने तो, उसने मेरे को बोला था इसलिए मैंने उस इन्फॉर्मेशन को यूज कर लिया। आपको फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। देन क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है, why does FATF require financial institution to conduct enhanced due diligence in high risk customer। तो high risk customer के ऊपर enhanced due diligence क्यों करेंगे, क्योंकि वहाँ पे रिस्क क्या होगा, ज़्यादा रहेगा मनी लॉन्ड्रिंग का। तो इसलिए ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग FATF ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट इज करेक्ट। तो ग्रे लिस्ट कंट्रीज कौन सी थी, जहाँ पर AML के रूल्स थे बट इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो अभी भी इम्प्रूव हो रहे हैं, कुछ ना कुछ कमियां हैं, बट दे आर रेडी टू इम्प्रूव। और ब्लैक लिस्ट कंट्रीज कौन सी थी, जहाँ पर रूल्स क्या है, बिल्कुल ही नहीं है, एंड दे आर नॉट इवन रेडी टू इम्प्रूव देयर रूल्स। और ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट में आने का इम्पैक्ट क्या होता है कि वहाँ पर फिर आपके रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं, आपके सैंक्शंस क्या हो सकते हैं, लिमिट हो सकते हैं टू एंगेज इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इंटरनेशनली, राइट। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। द ग्रे लिस्ट इज ऑप्शन नंबर डी, द ग्रे लिस्ट इज अ टेम्परेरी डेजिग्नेशन विद अ फिक्स टाइम फ्रेम फॉर कंप्लायंस। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ऐसे कोई टाइम लिमिट वगैरह के बारे में तो हमने नहीं पढ़ा था, राइट। कंट्रीज प्लेस्ड ऑन ब्लैक लिस्ट कैन नॉट कंडक्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। क्या वो कंडक्ट ही नहीं कर सकती हैं, दिस इज ऑल्सो नॉट योर करेक्ट आंसर, क्योंकि उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं, बिल्कुल हम मना नहीं करते उनको भी। ऑल FATF मेंबर आर ऑटोमेटिकली प्लेस्ड ऑन ग्रे लिस्ट, नो। जब जब उनका सिस्टम इवेल्युएट होता है उसके बाद हम उनको करते हैं ग्रे लिस्ट में, उससे पहले नहीं करते। Grey list include country with strategic AML deficiencies that are working to improve, while blacklist include high risk jurisdictions subject to countermeasures. तो this is your correct answer. इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16, which of the following statement correctly reflect FATF recommendation regarding politically exposed person। politically exposed person क्या थे, जहाँ पे करप्शन और फ्रॉड का रिस्क क्या है, ज़्यादा है, उनके पास पॉलिटिकल पावर है, राइट। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शुड अप्लाई इनहांस ड्यू डिलिजेंस ओनली टू फॉरेन पीपी, नहीं, उनको जहाँ पे भी लग रहा है पोलिटिकली एक्सपोज पर्सन है उसके ऊपर ड्यू डिलिजेंस बढ़ानी होगी। बैंक मस्ट अप्लाई इनहांस मॉनिटरिंग ऑन ऑल डोमेस्टिक एंड फॉरेन, यस। देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन पीपी, नहीं। डोमेस्टिक क्या हो गया कि एक नेशन का जो पर्सन है, फॉरेन हो गया कि हमारे देश का नहीं है बट उसका इम्पैक्ट है पॉलिटिकली यहाँ पर, राइट। बैंक आर प्रोहिबिटिंग फ्रॉम कंडक्टिंग ट्रांजेक्शन विद VP, ऐसा भी कुछ नहीं है, प्रोहिबिशन किसी भी तरह की नहीं है। तो राइट आंसर क्या है, बी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है कि कौन सा फैक्टर है जो हम कंसिडर नहीं करेंगे जब एक कंट्री की इवेल्युएट कर रहे हैं हम, क्या, AML की इफेक्टिवनेस को। क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस हम देखेंगे, यस।
कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, उसका इतना हमारा पर्पस नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग को देखने के लिए। इफेक्टिवनेस ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट एक्शन अगेंस्ट फाइनेंशियल क्राइम, यस ये भी देखेंगे। एंड लेवल ऑफ कंप्लायंस भी कितना हो रहा है, तो ऑप्शन बी हम नहीं देखते वाइल कंडक्ट इवेल्युएटिंग AML regime. Question 18. Which of the following statement is not true regarding what? Regarding the FATF high risk jurisdiction. तो high risk jurisdiction में क्या क्या true नहीं है? Countries on blacklist face countermeasure by FATF measures state. This is true. Countries on grey list are given time to address their AML डेफिशिएंसीज, यस। अगर आप ग्रे लिस्ट में हो तो आपको टाइम दिया जाएगा कि आप उन डेफिशिएंसीज को क्या करो, एड्रेस करो, उन चीज़ों को इम्प्रूव करो। FATF इश्यूज एडवाइजरी रिगार्डिंग हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन टू प्रोटेक्ट व्हाट द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। तो हाँ, आपको क्या करा जाएगा, एडवाइजरी दी जाती है जहाँ पर क्या करना होगा आपको, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को इम्प्रूव करने में मदद करनी है। वंस कंट्री इज लिस्टेड इट कैन नॉट बी रिमूव्ड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपका रिस्क कल को कम हो जाता है तो उस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, उस रिस्ट्रिक्शन को रिमूव भी करा जा सकता है। देन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कंट्रीब्यूट टू अ कंट्री बीइंग क्लासिफाइड एज अ ग्रे लिस्ट। तो ग्रे लिस्ट का मीनिंग आपको याद है कि वहाँ पर डेफिशिएंसीज हैं, राइट। तो देखते हैं अब। ऑप्शन ए, लैक ऑफ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इन फाइनेंशियल क्राइम इन्वेस्टिगेशन। अगर लीगल असिस्टेंस नहीं प्रोवाइड कर रहे हो तो क्या वो थोड़ी सी डेफिशिएंसी होगी, यस डेफिशिएंसी होगी। दिस कैन बी अ राइट आंसर, राइट। अ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ AML रेगुलेशन, कंप्लीट एब्सेंस नहीं होती है, होते हैं बट क्या होते हैं, डेफिशिएंट होते हैं। गवर्नमेंट रिफ्यूजल टू पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, वो रिफ्यूज भी नहीं कर रहे होते, दे आर रेडी टू पार्टिसिपेट, राइट, बट उनका सिस्टम क्या अभी इतना स्ट्रांग नहीं है। स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट टू FATF विदाउट एनी डेफिशिएंसी, नहीं डेफिशिएंसीज होती हैं इसीलिए वो ग्रे लिस्ट में है। तो ऑप्शन करेक्ट क्या है, ऑप्शन नंबर ए कि लैक ऑफ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस। देन लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग AML और CFT रिस्क मिटिगेशन। तो AML और CFT का रिस्क मिटिगेट करने के लिए क्या हम करते हैं, इनहेंस ड्यू डिलिजेंस इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल हाई रिस्क कस्टमर। सारे हाई रिस्क कस्टमर के लिए इनहेंस ड्यू डिलिजेंस करनी होगी, यस वी हैव टू डू दैट। कस्टमर वेरिफिकेशन कैन बी स्किप्ड, नो नॉट एट ऑल, आपको मैंडेटरी है करना। इंटरनल ऑडिट फंक्शन प्ले अ मिनिमल रोल, नहीं इंटरनल ऑडिट का बहुत मेजर रोल रहता है बैंक का इंटरनली एनालाइज करने के लिए। एंड ऑप्शन डी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मस्ट अप्लाई अ वन साइज फिट ऑल अप्रोच। वन साइज फिट ऑल अप्रोच क्या हो गया कि मैंने एक पॉलिसी बना दी, अब सबको उसी बेस पे करो, नहीं। हम इसमें क्या बोलते हैं, हम कहते हैं रिस्क बेस्ड अप्रोच हम लेकर चलेंगे फॉर money laundering for AML effort, right? So this is also not correct, so right answer is A. And with this the question of chapter number 4 are completed, and I will see you in other lectures. Bye bye.